बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के लिए जो है जर्मनी जाने वाले पाकिस्तानी दस्ते में बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। और इसके अलावा जर्मनी में होने वाली गेम्स में HEC और यूनिवर्सिटी हुकाम पर बद इंतज़ामी के इल्ज़ामात भी लगाए गए थे। मज़ीद इस रिपोर्ट में क्या तफसीलात सामने आई हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जिसके एक गांव गंशाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मुकम्मल बैठने लगा है और क्लाउड बर्स्ट के बाद कई घर लैंडस्लाइडिंग की नज़र भी हो गए हैं और जो घर बच गए हैं वो भी अब लैंडस्लाइडिंग की वजह से तबाही के दहाने पर हैं। मजीद इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे कराची का, जहां पर सिंध हुकूमत के अफसरान और बाअसर शख्सियात की जानिब से करप्शन के जरिए लूटी हुई रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजने का इंकशाफ हुआ है। मजीद इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची जाहिद खोकर। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के लिए जर्मनी जाने वाले पाकिस्तानी दस्ते में बेज़ाब्तियों पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। और जबकि जर्मनी में होने वाली गेम्स में जो HEC यूनिवर्सिटी हुकाम पर बद इंतज़ामी के इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं और रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि एक यूनिवर्सिटी के 2 खिलाड़ी जर्मनी में ही रुपोश हो गए हैं और इंक्वायरी में ख़वातीन खिलाड़ियों की हरासानी और जहनी अजियत दिए जाने का इंकशाफ भी सामने आया है। मजीद इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। रियाज, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि HEC और यूनिवर्सिटियों ने बगैर किसी शफाफ तरीक़ाकार के खिलाड़ियों और दीगर लोगों को किस तरह से बाहर भेज दिया? जी फरजाना, देखें, ये एक बहुत पेचीदा तफसीलात हैं, ख़ास तौर से जो एक रिपोर्ट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तैयार की है जो एक्सक्लूसिवली हमारे पास भी अवेलेबल है। और इसके अलावा एक और रिपोर्ट है, वो तकरीबन फाइनल हो चुकी है, 3 रुकनी कमेटी जो HEC ने खुद बनाई है। पहले तो इस रिपोर्ट की ज़रूरत क्यों आई, उसकी वजह ये थी कि जो यूनिवर्सिटीज़ की जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी गेम्स होती हैं मुख्तलिफ मुल्कों में दुनिया के। इस साल वो जर्मनी में थी, जून जुलाई में वो गेम्स हुई और हमारी यहाँ से जूडो की, एथलेटिक्स वगैरह की मुख्तलिफ जो टीम्स होती हैं वो भी गई। लेकिन जिस अंदाज से उसका स्टार्ट हुआ और उसके बाद वहाँ जाके जो कुछ हुआ तो वो ज़ाहिर है मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस था। और वो नेशनल मीडिया पे भी जो रिपोर्ट हुआ कि वहाँ पे जो है वो किस तरह प्लेयर स्लिप हुए, सारा कुछ। तो आज ज़ाहिर उसका एक जायज़ा भी लेंगे। सबसे पहले कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो स्टार्ट ही हुआ कि जब वहाँ पे जर्मनी में जब ये गेम्स हुई तो ये सारे मामलात जो थोड़े बहुत थे वो मीडिया पे आए और उसके बाद एक आज़ादाना इंक्वायरी का फ़ैसला किया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो मुल्क भर के अंदर जो खेलों का जो कुछ भी होता है मुल्क से बाहर मुल्क के अंदर, उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखता है। अब हो ये रहा है कि जो HEC देख रहा है स्पोर्ट्स वगैरह को, यूनिवर्सिटीज़ की जो स्पोर्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और उसके बारे में उनका ये कहना है कि हम स्पोर्ट्स बोर्ड के उस तरह से पाबंद नहीं हैं। लिहाजा जब ये इंक्वायरी भी सारी हुई जो हमारे सामने, जिस वक्त इस पे हम पूरे प्रोग्राम में बहस भी करेंगे, उन्होंने इसको मानने से भी एक किस्म का इनकार कर दिया। गो कि मेरी इत्तलात है कि वो रिपोर्ट शायद उन तक ऑफिशियली पहुँचा दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ IPC जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने, जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड उसके अंडर आता है, उनके थ्रू वो रिपोर्ट जो है वो HEC के चेयरमैन को पहुंचा दी गई है और उसमें बाकायदा तौर पे ये लिखा गया कि स्पोर्ट्स बोर्ड की ये इंक्वायरी है, इन चीज़ों को देखा जाए। उन्होंने फाइंडिंग्स भी दी हैं और रिकमेंडेशन भी दी हैं और HEC को कहा है कि इस मामले को देखें। अब आते हैं आपके उस सवाल की तरफ कि जनाब ये जो लोग थे स्लिप हुए, क्या हुआ? वहाँ पे 2 ऐसे प्लेयर्स थे, खबरें आई और ज़ाहिर बाद में क्लियर भी हो गया कि जो HEC के हुकाम थे, जो डायरेक्टर थे, उनके पासपोर्ट्स भी, प्लेयर्स के पासपोर्ट जो है वो उनके पास मौजूद होते हैं, वो पासपोर्ट उनके पास मौजूद थे और वो प्लेयर्स जो थे वो जो है वो स्लिप कर गए। अब ये ज़ाहिर एक मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस होता है क्योंकि आए रोज़ हमारे यहाँ जो है वो मुख्तलिफ जगहों से, हमने हाल ही में देखा कि जो है वो जापान फुटबॉल की पूरी टीम 20 से ज़ायद अरकान की जो प्लेयर्स की टीम थी वो जाली टीम थी
भिजवाई गई थी और वो सारे जो है प्लेयर्स भी वापस हो गए और वो पूरा एक स्कैम था और इससे पहले भी ये टीम भिजवाई जा चुकी है। तो इस तरह के बहुत से स्कैम्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स को कवर करने के लिए जो है वो लोग जाते हैं, तो इसी तरह खिलाड़ी भी इस तरह जाते हैं। अब जो 2 खिलाड़ी हैं उनके मुतालिक ये तफसीलात आ रही हैं कि एक का भाई पहले से जर्मनी मौजूद था और जो दूसरा भाई था, जो दूसरा जो लड़का था उसके वालिद का कुछ 1-2 दिन पहले इंतकाल हुआ था। तो यूनिवर्सिटीज़ के जो लोगों का और एचईसी के ज़राए का कहना है कि उनका तो जो है वो सच उस तरह स्लिप होना बनता नहीं है, लेकिन बहरहाल वो स्लिप हो गए, वहाँ पे हमने देख लिया दोनों गायब हो गए। तो ज़ाहिर है मुल्क के लिए एक बदनामी है कि एक ऑफिशियल फोरम से, हुकूमत पाकिस्तान के जो है वो फोरम से जो कुछ प्लेयर्स वहाँ पर जाते हैं वो शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। वो क्यों, वो कैसे स्लिप हो गए, वो क्या हो गया? और ज़ाहिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्लेयर थे। एक और सवाल भी तो होता है कि जब कौमी सतह पर नुमाइंदगी की जा रही थी तो फिर सरकारी कोचेस की जगह यूनिवर्सिटी डायरेक्टर्स को टीम के साथ क्यों भेजा गया? देखें, ये एक और जो चंद फाइंडिंग्स हैं उनमें से एक ये भी है, क्योंकि ये भी तफसीलात आ रही हैं कि एक जो यूनिवर्सिटी थी उनके जो मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के एक साहब थे, वहाँ पे पढ़ाते भी हैं, उनको जो है वो एक्टिंग चार्ज दिया गया डायरेक्टर स्पोर्ट्स का और वो बाकायदा टीम में शामिल हुए और उसके बाद वो जर्मनी पहुँचे। और इसके अलावा इसी तरह जो स्पोर्ट्स का जो पूरा ये सारे मामले को देखते हैं, एचईसी में एक खातून है, उसके अंदर नाम लिखा हुआ है, मानूर नाम है उनका, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको एक कोच के तौर पे जो है वहाँ पे जो है वो ले जाया गया। वो भी ज़ाहिर है वहाँ पे शर्मिंदगी का जो है वो मामला बना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस तरह सेल्फ फाइनेंस वाली बात है, इस पर ज़ाहिर है एचईसी हुकाम का कहना है कि जी यहाँ पे जो फंडिंग्स और पैसे के मसाइल हैं तो यूनिवर्सिटीज़ को अर्ज किया जाता है कि आप स्पॉन्सर लें और उसके बाद वो देखा जाए। तो ये रिश्वत के ज़मरे में नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा है कि इन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए कि जो ऑफिशियल्स हैं और जो प्लेयर्स हैं उनको जो है वो स्पॉन्सर किया जाए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़मरे में आता है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं इसको नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो चीज़ें सामने आई हैं ना कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो 2 खिलाड़ी रिपोर्ट में जिनका आपने भी अभी जिक्र किया है जो जर्मनी में रूपोश हो गए हैं, उनकी शिनाख्त, उनकी जिम्मेदारी और वापसी का क्या तरीक़ाकार अब अपनाया जा रहा है और क्या बंदोबस्त किया जा रहा है? फ़िलहाल तो ज़ाहिर है जब भी कोई किसी मुल्क में रोपोश हो जाता है तो उसका क्या होता है, पासपोर्ट जो है वो एचईसी हुकाम के पास हैं। एचईसी अपने तौर पे इसकी इंक्वायरी भी कर रहा है। अब स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी जो है वो आईपीसी मिनिस्ट्री के थ्रू इनको रिपोर्ट भिजवा दी। अब वो देखते हैं वो उस पर क्या करते हैं। जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स से उनको वक्ती तौर पर जो है वो ओएसडी बना दिया गया, वो फ़िलहाल काम पर जो है वो उस तरह नहीं आ रहे, सस्पेंडेड है एक किस्म के, और उनको उन सारी जो एक्टिविटीज़ थी स्पोर्ट्स की उनसे उनको साइड पर कर दिया गया है। ज़ाहिर इन मामलात की इंक्वायरी भी हो रही है। लेकिन इस सारे मामले में ये जो 2 प्लेयर्स थे फ़िलवक्त तो यही है कि उनके खिलाफ जो जर्मनी के हुकाम थे उनको बता दिया गया है, लेकिन वो ज़ाहिर बस स्लिप हो गए तो स्लिप हो गए। अब वो छुप के काम करें, इलीगली काम करें, जैसे भी वो वहाँ पे रहते हैं, जो करते हैं वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल ज़ाहिर है मुल्क की बदनामी का तो बाइस बने कि ऑफिशियल फोरम से 1-2 बच्चे गए और वो वहाँ पे, बल्कि बच्चे क्या बड़े अच्छे खासे प्लेयर्स थे और वो गए वहाँ पे, वो स्लिप हो गए। इसके अलावा कहा जाता है कि एक जो एक टीम थी उसके जो प्लेयर थे तो उनके पास जो मुकम्मल किट होती है वो भी मौजूद नहीं थी। और जो 2 किट्स मिलती हैं, एक ब्लू और एक वाइट, वो मुकम्मल जो किट थी वो मौजूद नहीं थी। ये भी एक शर्मिंदगी का बायस बना। फिर ख़वातीन प्लेयर्स के हवाले से आया कि मेंटल टॉर्चर जो है से गुजरना पड़ा उन प्लेयर्स को, ये भी इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा गया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। फिर हमने देखा कि इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एचईसी के कुछ अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और मुफाद को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात भी लगे हैं उनके ऊपर, तो उनके खिलाफ क्या कोई अमली कार्रवाई की जा रही है? जी, एचईसी में जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे उनके हवाले से इंक्वायरी के अंदर लिखा है, जावेद मेमन है और जो महानूर हैं उनके हवाले से लिखा गया कि इन्होंने कौमी जो एक मफाद था, जो इमेज था, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और उन्होंने कहा कि एसओपीज़ की यही वाली जो एसओपी थी उनकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है और इनके ख़िलाफ़ जो है वो ग्रॉस मिसकंडक्ट और नेगलिजेंस जो है वो पाई गई है। अपनी कारकर्दगी के हवाले से इन्होंने जो है वो एक किस्म की बदइंतज़ामी भी हुई है और इन्होंने इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने सरफ़ नज़र किया है अपनी ड्यूटीज़ से। और जैसे मानूर का तो मैंने कह दिया कि उनको कोच के तौर पे ले जाया गया था। और इसके अलावा फीमेल्स प्लेयर की जो हरासानी थी वो मामला भी हमारे सामने आया।
स्पोर्ट्स मैनेजर हैं एथलेटिक्स की पंजाब में होती हैं, वो ख़ुद भी ज़ाहिर है वो रह चुकी हैं स्पोर्ट्स वगैरह में और वो वहाँ पे कोच भी हैं, उनके हवाले से कहा गया कि मिसमैनेजमेंट हुई, मिसकंडक्ट उनके पार्ट पे हुई, क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है वो उन्होंने की, मुजरिमाना गफलत, उनके खिलाफ जो उनके जो कुछ अमल थे उससे जो है वो नेशनल एम्बेरसमेंट हुई, उनको जो है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ये सारे मामलात सामने आने के बाद हम तक ये भी इतलात पहुंची हैं कि एचईसी खुद अपनी इंक्वायरी कमेटी बना रही है, तो आपको लगता है क्या ये इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करेगी या फिर मलबा दबा दिया जाएगा और इसीलिए कमेटी बनाई जा रही है? देखें, अब इसमें यह हुआ कि जो ये मामला आया तो एचईसी ने अपनी जो एचईसी के चेयरमैन थे साबका मुख्तार अहमद साहब, उन्होंने जो है वो 3 रुकनी एक कमेटी बना दी और उस कमेटी ने बाकायदा तौर पे इस मामले को जो है वो टेकअप किया हुआ है, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की कमेटी बनाई गई थी जो इमीडिएटली उस वक्त बनी थी, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर चीज़ें बाहर आई थी, तो एक किस्म का शोर मचा था कि क्या किया जा रहा है। तो उस पर क्या हुआ कि जनाब उस पर एचईसी के हुकाम जो थे, फिर यूनिवर्सिटीज़ के जो प्लेयर्स थे, उनसे राब्ते की कोशिश की गई एज पर दिस इंक्वायरी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की है, तो किसी प्लेयर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कुछ प्लेयर्स का ये कहना था कि जो एचईसी है उन्होंने उन्हें रोका है कि आप किसी किस्म का कोई बात वगैरह नहीं कर सकते। एचईसी का ये कहना है कि ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो एक ऐसा इदारा है कि मतलब एचईसी एक खुद मुख्तार इदारा है और एक दूसरा जो इदारा है वो इसकी किसी किस्म की इंक्वायरी और चीज़ें जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। अच्छा। हम इसको खुद करेंगे। अब इस चीज़ को अब देखना ये होगा कि जब दूसरी जो एक इंक्वायरी रिपोर्ट उनके पास चली गई है, एक को वो खुद देख रहे हैं, तो क्या इस तमाम मामले की जो एलिजिड मामलात हैं, सारे ज़ाहिर है हमारे सामने दूसरी जो पार्टी का मौक़िफ़ है, थोड़ा बहुत तो हमने कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन खुलकर जो है वो बातें सामने आती हैं जब इंक्वायरी ऑफिशियली जब एचईसी के सामने आएगी तो हमारे सामने आएगा कि उनका क्या मौक़िफ़ है। जब प्लेयर्स और एचईसी हुकाम उनके सामने उस कमेटी के सामने पेश होंगे तो हमें पता चलेगा। सिफारिशात दी गई थी, अगर उस पर अमल नहीं होता तो अमल ना होने की सूरत में विफाकी हुकूमत और जो हमारे हैं वजीरे खेल हैं, क्या कोई कदम उठाएंगे इस हवाले से? जी, मेरा ख्याल है जो राना मशहूद हैं यहाँ पे वो इन तमाम मामलात को देखते हैं, उनके इल्म में भी ये चीज़ें आ चुकी होंगी। जो कमेटी ने बहुत सी चीज़ें सिफारिशात में लिखी हैं, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड है उसकी जो कुछ जगहों पे अमेंडमेंट्स हैं वो करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो स्पोर्ट्स मैनेजर और कोचेज़ की जो अपॉइंटमेंट है हर टीम के लिए वो नहीं होनी चाहिए। एचईसी हुकाम का कहना है कि हर टीम के लिए इसलिए ज़रूरी कि मुख्तलिफ शहरों पर वो जाते हैं, तो हर एक के लिए अलहदा मैनेजर होना चाहिए, अलहदा बुकिंग होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन बहरहाल इस पर चूँकि जब हमने इसको रिसर्च किया तो पूरी दुनिया में कोई ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है कि अनलेस के ज़ाहिर है ओलंपिक्स के लिए जा रहे हों या इस तरह की कुछ चीज़ हो तो उसके लिए उस पर फिर ज़ाहिर एक अलहदा मैनेजर हर एक उसका होता है, जिस तरह फुटबॉल वगैरह के और उसके क्रिकेट वगैरह के होते हैं। लेकिन ये तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज़ की गेम्स थी, तो कोई इतना ज़्यादा जो है वो बड़ी गेम्स नहीं थी कि इसके लिए हर एक टीम के लिए अलहदा मैनेजर रखा गया था। उन्होंने कहा था कि कुछ जो है वो 25 तक प्लेयर्स के लिए जो है वो एक मैनेजर हो सकता है, वो इतना ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो डिस्क्रिशनरी जो प्रोविजंस हैं एचईसी वगैरह की पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड में, उनका जो है वो देखना चाहिए, उन चीज़ों का क्या है। ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं उनकी जो कंप्लायंस हैं, जो एसओपीज़ हैं वो देखना चाहिए कि उसके हवाले से क्या किया जाता है। और उन्होंने ये तजवीज़ की है कि एचईसी के अंडर ये जो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के जो सारा कुछ होता है, गेम्स वगैरह होती हैं और पूरे दुनिया में जो है वो खिलाड़ी भेजे जाते हैं, इन 3 सालों का जो फंडिंग का जो सारा मामला है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस सारे मामले को देखा जाए। इसमें एक बड़ी देर से मेरे माइंड में जो है वो क्लिक कर रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मैंने तालीम के हवाले से तो सुना है, सेल्फ फाइनेंस के हवाले से कि सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जो है आप किसी भी कॉलेज के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने हालात देखे हैं वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर टीम के अंदर शमूलियत इख्तियार की जा रही है। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? क्योंकि उसके लिए तो आपको भरपूर तरीके से फिजिकली आपको इतना फिट होना चाहिए किसी भी टीम के अंदर शामिल होने के लिए। अब देखिए इसमें 2 राय पाई जाती हैं। एक तो जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने खुद कहा कि सेल्फ फाइनेंस होता है, तो कुछ जगहों पे एकेडमिकली कमज़ोर लेकिन माली तौर पे मजबूत जो स्टूडेंट्स हैं वो 25 के बजाय 40 लाख रुपए दे के सेमेस्टर पढ़ लेते हैं। और मतलब अगर मुल्क से बाहर हो या मुल्क के अंदर में अच्छे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में, लेकिन यहाँ पे अगर प्लेयर्स और मैनेजर्स की बात आए तो ये एचईसी हुकाम का ये कहना है कि जनाब ये तो इसलिए किया गया क्योंकि माली
माली तौर पे जो है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, लिहाजा ये जो चीज़ें हैं ये जो है वो स्पॉन्सर्स के थ्रू जो है वो इनको देखा जाता है। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ज़ाहिर है उनको भी इसमें मेरा ख्याल है लूप में लेना चाहिए। अब HEC और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की इस हवाले से भी एक टसल है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो ये समझता है कि जो NOC वगैरह है वो हमसे लेना चाहिए। इस दफ़ा इन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से NOC लिया, पिछले साल नहीं लिया था। तो और कुछ इस तरह के मामलात हैं कि इनकी एक टसल तो चल रही है, तो वो उसकी वजह से भी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है काफ़ी जो है वो सख्त उनके खिलाफ आई है। लेकिन अब जो HEC की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 1-2 प्रोग्राम्स हों उसमें इसका फॉलोअप दें कि HEC ने इस पर क्या किया है। लेकिन यहाँ पे एक और मसाइल ये हैं कि जब ये सारा कुछ हो रहा है तो HEC में जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं उनको जो है वो भेजा गया और वो वहाँ पे कहा गया कि जी ये फाइनेंशियल जो अफेयर्स हैं उनकी वो कस्टोडियन थी। फाइनेंस के ऊपर अगर हम खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल करेंगे तो असल खिलाड़ियों का हक मारा जाएगा। देखिए ये बिल्कुल ये बात बजाय तो ऐसा लगता है कि एक ग्रॉस मिसकंडक्ट है कि सेल्फ फाइनेंस पे अगर प्लेयर्स आ रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे HEC काम का ये कहना था कि सेल्फ फाइनेंस से यहाँ मुराद ये है कि वो प्लेयर्स जो तमाम जो क्राइटेरिया है काबिलियत का, प्रोफेशनलिज्म का, उसको मीट करते हैं, लेकिन उनके लिए टिकट्स और जो दूसरी जो अरेंजमेंट्स वगैरह हैं और इसके अलावा जो दूसरी अरेंजमेंट्स हैं वो किसी हद तक तो HEC करता है, लेकिन ओवरऑल बाकी जो खर्चे वगैरह होते हैं उसके लिए कुछ स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं, पैसे वगैरह दूसरी चीज़ें, तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो कहीं से स्पॉन्सर ले लेती है। अब कुछ जगहों पर ये इतलात आई हैं कि कुछ जगहों पर प्लेयर्स ने, जिस तरह आपने ये सवाल किया, पैसे दे के भी बाकायदा तौर पे आए हैं। और HEC हुकाम के कुछ जगहों पे इल्म में था, कुछ जगहों पे इल्म में भी नहीं था। अच्छा। कि वो पैसे दे के जो टीम में शामिल हुए, मैनेजर जिस तरह के शामिल थे जिन्होंने अपने रोल को फ़ौरन चेंज किया और बाकायदा तौर पे बाहर गए और फिर ये सारे मामलात हुए। एक जो प्लेयर्स हैं रिले की, जो खातून जो प्लेयर हैं उनको खेले बगैर ही जो है वो नॉकआउट हो गई हैं और वो जो लाइंस होती हैं उन मखसूस लाइंस होती हैं उनको क्रॉस नहीं कर सकते। 4 प्लेयर्स होते हैं, उनमें से एक प्लेयर ने जो है वो कुछ जो 1-2 लाइंस थी उनको क्रॉस किया, उसके बाद वो जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो इन प्लेयर्स को समझाने की ज़रूरत है। ये कोई नए बच्चे तो नहीं हैं कि वो कच्ची पक्की के जो है वो बच्चे हैं उनसे रेस करवाई जा रही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्रोफेशनलिज्म जो एक होनी चाहिए। शायद हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेनर्स का मसला है या जो भी बैरल मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो बदनामी का बायस बन सकती हैं। अपनी खबर के आगाज़ में आपने एक और चीज़ का जिक्र किया जिसमें ख़वातीन खिलाड़ियों के साथ हरासानी और ज़हनी अजियत जैसे इल्ज़ामात हैं, तो ये तो बड़े इंतहाई संगीन किस्म के हैं। क्या इस हवाले से जो मुतासरा ख़वातीन थी उनको सुना गया या कोई कार्रवाई की गई? ये चीज़ जो है वो इसको ज़ाहिर है इसको HEC अपने तौर पे भी देख रहा है, क्योंकि ख़वातीन प्लेयर्स की तरफ से जो है वो कंप्लेंट्स आई कि जो रिहाइश के हवाले से मामलात थे उस पे क्वेश्चन आए कि कुछ जगहों पे उनको मेल्स के साथ जो है वो रूम में रहना पड़ा। इस तरह की कंप्लेंट्स भी आ रही थी। फिर इसके अलावा बहुत सी जगहों पर ख़वातीन जो प्लेयर्स थी उन्होंने कुछ चीज़ें डिमांड की या कुछ मांगा तो उनको नहीं दिया गया। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिस पे उन्होंने कमेटी को जो है एक किस्म का कन्वे किया कि मेंटल टॉर्चर और एगनी से जो है वो गुजरे हैं। और इसका जो है वो HEC हुकाम ने जो इस सारे इवेंट को देख रहे थे उन्होंने जो है वो परवाह नहीं की। क्योंकि HEC हुकाम का कहना है कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि जितना मैक्सिमम हो सकता था उनको रिलीफ दिया जाए। तो बहरहाल इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं। मेरा ख्याल है HEC को इन तमाम मामलात को संजीदा लेना होगा और आइंदा इस किस्म की मुल्की बदनामी। यूनिवर्सिटी सतह पर खेलों के लिए एक नया, शफाफ और खुद मुख्तार इदारा बनाने की ज़रूरत है हमें। मेरा ख्याल है होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसके अंदर ज़ाहिर ये एक प्रोजेक्ट है, उसको देखा जा रहा है। तो एक अलहदा अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी है, वो भी इन मामलात को देखता है। लेकिन जो कि यूनिवर्सिटीज़ की ये गेम्स होती हैं, यूनिवर्सिटी की सतह पे सारा कुछ होता है, प्लेयर्स नेशनल लेवल पे आते हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनली भी खेलते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल एक आज़ाद जो है वो HEC के अंदर ही एक परमानेंट जो है वो एक आज़ाद जो है वो इदारा होना चाहिए जिसको फुल तो ये सिर्फ खेलों का नहीं है, शफाफियत, मेरिट और एहतसाब का भी है। अगर यही रवैये जारी रहे तो ना हमारी साख बचेगी, ना टैलेंट बचेगा और ना ही मुल्क का वकार बचेगा। नाज़रीन वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़े ही दुख के साथ हम आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का गांव गंशाल चंद रोज़ पहले तक आबाद था,
मगर हालिया सैलाब ने उस गांव को उजाड़ कर रख दिया है। जहां कभी लोगों की चहल पहल थी, आज वहां सिर्फ बड़े बड़े पत्थर और मलबा दिखाई देता है। यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट के बाद कई घर लैंडस्लाइडिंग की नज़र हो गए और जो घर बच गए वो भी अब लैंडस्लाइडिंग की वजह से तबाही के दहाने पर हैं। इस इलाके के लोग नकल मकानी करके एक खैमा बस्ती में रह रहे हैं। हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ इस वक्त बुनेर में ही मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। मुमताज़, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या क्लाउड बर्स्ट का कोई अलर्ट जारी किया गया था? जब क्लाउड बर्स्ट हुआ और लैंडस्लाइडिंग हुई उस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल थी और क्या हालात थे वहाँ पर? शुक्रिया फरजाना। दरअसल इस वक्त ये जो इलाका है गंशाल जो आपने जिक्र किया, ये बुनेर के इलाका चगरजई में वाक़या है और मैं इस वक्त कई दिनों से यहाँ मुतासरा इलाकों में हूँ। ये सारे इलाके मैं देख चुका हूँ, खुसूसन जो गंशाल का इलाका है। बाकी जिन इलाकों में तबाही आनी थी वो तो तबाही आ गई, क़यामत सोहरा का मंजर था। अभी आप जिस इलाके से भी गुजरते हैं, जो मुतासरा इलाका है, वहाँ पे आपको सड़क दिखाई नहीं देती, बल्कि बड़े बड़े पत्थर, देवकामत पत्थर, जिसको उठाना भी मतलब इंसानी बस से बाहर है, जब तक कि उसके लिए उसको तोड़ा ना जाए या कोई ऐसी मशीनरी, ज़ाहिर है ऐसी मशीनरी नहीं है, मशीनरी की साइज से बड़े पत्थर यहाँ पे मौजूद हैं। तो वो रास्ते तो अभी रास्ते नहीं रहे हैं, सड़कें नहीं रही, पैदल जाना पड़ता है। लेकिन ये जो गंशाल का आपने जिक्र किया, इसकी सूरत हाल दीगर इलाकों से इसलिए भी मुख्तलिफ है कि एक तो वहाँ पे स्लाइडिंग हुई और फिर स्लाइडिंग के बाद वहाँ पे जो घर तबाह होने थे वो तो तबाह हो गए, बाकी जो घर बच गए उस पर अभी पहाड़ जो है वो सिरकने लगा है, जिसकी वजह से जो दीगर घर हैं उसको भी खतरात लाक हो गए हैं और वो भी स्लाइडिंग की नज़र हो रहे हैं। इधर एक फैमिली से हमारी बात हुई, उनका कहना ये था कि वो जो क्लाउड बर्स्ट हुआ तो उसके बाद भी अपने घर में मौजूद थे। अच्छा। लेकिन जब उनका घर आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगा और मजीद भी एक कमरा जो उनका बच गया था तो उसमें क्रैक आने लगे, तो वो बाहर आने पे मजबूर हो गए। अब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी उनको कहा गया है कि वो इलाका, गंशाल का इलाका जो है वो छोड़ दें और वो उनके लिए एक खैमा बस्ती भी कायम की गई है। खैमा बस्ती इस तरह से कायम नहीं की गई, बल्कि उनको खेमे फराम की गए हैं। तो 3 जगहों पे जो गंशाल के इलाके के लोग हैं वो खेमों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके लिए ये कहा गया है कि आपने वापस अपने घरों में तो जाना ही नहीं है, जो घर बच भी गए हैं वहाँ पे नहीं जाना। अच्छा मुमताज़, आपने बताया कि लैंडस्लाइडिंग हो रही है और जब ज़मीन ही नहीं रही तो आप घर कहाँ पर बनाएंगे? तो क्या इस इलाके में दोबारा बसने का कोई महफूज तरीका मौजूद है या फिर यहाँ मुस्तकिल रिहाइश जो है वो ममनू होनी चाहिए, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग तो होती रहती है? नहीं, गंशाल में रहने के लिए बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, न तो वहाँ पे कोई मुतबादिल जगह दी जा सकती है और ना ही वहाँ पे वो रहने के काबिल है। ये तो इसलिए तो उसे रेड जोन करार दिया गया है कि वो रहने के काबिल नहीं है, बल्कि लोगों से तो ये भी कहा गया है कि वो ज़्यादा वहाँ पे जाएं भी नहीं, क्योंकि कोई पता नहीं चलता अगर बड़े पैमाने पर पहाड़ जो है वो खिसक कर इस तरह से बैठ जाता है तो काफ़ी ख़तरे का बायस बन सकता है। ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है इसमें भी जो पहाड़ हैं वो सिरक कर आ गए हैं और फिर जब पानी उसके ऊपर आ गया तो वो अपने साथ वो बड़े बड़े पत्थर और जो चट्टानी थी वो अपने साथ बहा के ले गया और जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। पानी से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना ये पहाड़ की जो चट्टाने हैं और जो बड़े बड़े पत्थर है वो जब घरों के ऊपर आ गए तो ज़ाहिर है घर सारे बैठ गए और उसमें जितने भी लोग थे वहाँ पे बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का नुकसान भी हुआ। तो यही सूरत हाल गंशाल में इस वक्त भी दरपेश है। वो सिर्फ क्लाउड बर्स्ट की वजह से नहीं बल्कि मामूली बारिश से भी वहाँ पे जो खतरात हैं वो दरपेश हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इन लोगों को ये कहा जाए कि कौन सी जगह पे उनको ज़मीन दी जा रही है और कितने अरसे में उनका ये जो मसला है ये हल हो जाएगा। बिल्कुल मुमताज़, देखा जाए ये जो लैंडस्लाइडिंग है ये तो एक कुदरती सानिहा है, कुदरती आफत है, तो इससे बचाव के लिए हुकूमत कोई इकदामात उठा रही है, फौरी तौर पर कोई ऐसा इकदाम किया जाए? और जो लोग ऑलरेडी ऐसी जगहों पर रह रहे हैं क्या कोई मुतबादिल उन्हें कोई रास्ता, कोई जरिया, कोई तरीका बताया गया है?
मुतबादिल इस वक्त उनके लिए कुछ नहीं है। वो जिस तरह के मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे जो टेंट हैं उसी में वो रह रहे हैं और उसी पे उनको कहा गया है कि जब तक उनके लिए मुतबादिल इंतजाम नहीं किया जाता वो इन इलाकों में वापस नहीं जाएंगे। लेकिन फरजाना, इसमें एक और बात मैं बताऊं, बुनेर एक ऐसा सबसे मुतासिरा जिला है कि जहाँ सिर्फ गंशाल का इलाका नहीं है बल्कि दीगर ऐसे इलाके भी हैं जहाँ कई किस्म के मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त जो बैठा हूँ ये नजदरा का इलाका है। नजदरा का इलाका भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। यहाँ पे घर भी कुछ की दीवारें बाकी नहीं रही, कुछ के कमरे जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, कुछ के घर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक अलमिया यह है कि यहाँ सड़कें नहीं रही। अब लड़कियों का एक स्कूल है जो सिर्फ 5वीं तक है। मेरे राइट साइड पे ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ऊपर ये स्कूल तो मौजूद है, लेकिन उस तक जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ पे पहुँचने के लिए बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। अगर वो मतलब पैदल भी वहाँ पहुँचना चाहें तो कम से कम उनको 1 घंटा लगेगा, लेकिन उस पहाड़ी पर पहुँचना, रोज़ाना सुबह पहुँचना और फिर छुट्टी के बाद आना, ये लड़कियों के लिए मुश्किल नहीं है। और अजीब बात यह है कि अभी जो हाई स्कूल है इनसे, वो बिशोनी का इलाका है, वो भी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। वहाँ पे भी सड़कों का सिर्फ नामो निशान ही बाकी है। तो वहाँ पे भी लड़कियों के लिए जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। किसी ने इस बारे में अभी तक नहीं सोचा कि यहाँ के इलाके की जो लड़कियाँ हैं ये अगर 5वीं पास कर लेती है तो फिर आगे जब सड़क ही बाकी नहीं रही तो ये जो 1 साल का अरसा है, जाहिर है सड़कों पे तो टाइम लगेगा। वो तो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, इतनी आसानी से तो बनाए नहीं जा सकते। तो क्या ये पैदल ये बच्चियां जो हैं ये वहाँ पे जा सकती हैं? इसका जवाब नफी में है। तो अगर वो बच्चियां नहीं जा सकती तो क्या 5वीं के बाद जो बच्चियां थी वो अनपढ़ रह जाएंगी? तो बिल्कुल ऐसे ही है, कोई ना कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार हमें करना पड़ेगा। मुमताज, तो मुझे सिर्फ ये बात बताएं अभी कि जो लोग अपने तबाहशुदा घरों पर दोबारा घर नहीं बना सकते हैं, आखिर उन्होंने सारी जिंदगी टेंटों में तो नहीं रहना है ना, उन्हें कोई ना कोई मुस्तकिल रिहाइश तो देनी पड़ेगी। तो उनके लिए ज़मीन के मुतबादिल या फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट का कोई प्लान मुरतब किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, ताकि उन्हें टेंटों से निकाल के उनके घरों के अंदर मुंतकिल किया जाए? रोजाना ज़िले इंतजामिया की जानिब से उन्हें ये ज़रूर कहा गया है कि उनके लिए कोई मुतबादिल बंदोबस्त किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पे किसी किस्म की कोई तैयारी नज़र नहीं आती। ना तो कोई जगह मुख्तस की गई है, ना उस पर कोई काम शुरू है, ना उसका कोई PC1 बना है, और ना ही इन मुतासिरीन को ये कहा गया है कि आप लोग जो हैं फ़लाँ जगह पे आपको जगह दी जा रही है और उसकी तैयारी की जा रही है, और ना उन्हें ये बताया गया है कि अरसे में आपको मुतबादिल घर दिए जाएंगे या मुतबादिल रिहाइश दी जाएगी या आपको किसी और जगह पे मुंतकिल किया जाएगा। कोई ऐसा तरीक़ाकार मौजूद नहीं। खुदा न खास्ता अगर कोई तेज़ बारिश भी हुई तो ये सारे जितनी भी टेंट हैं ये सारे उड़ जाएंगे। मैं भी इस वक्त एक टेंट में बैठा हुआ हूँ और ये टेंट कम से कम अगर तेज़ हवा चले तो ये हवा में उड़ जाएगा। फिर इनके लिए सर छुपाने के लिए ऐसे लोगों के लिए जिस तरह गंशाल के लोग हैं वो फिर कहाँ जाएंगे? तो टेंटों में तो ये रह नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि अगर अल्लाह न करे कोई इस तरह का वाक़या पेश आए तो ये लोग तो बिल्कुल बेयारो मददगार रह जाएंगे। और फिर जहाँ पे सड़क ना हो, जहाँ पे कोई रसाई का तरीका ना हो, तो इन लोगों की तो रेस्क्यू के लिए भी कोई आना इतना आसान काम नहीं रहेगा। तो बजाय इसके कि इसके लिए इंतजार किया जाए और इस बात का इंतजार किया जाए कि बिल्कुल मुमताज, ये आपका बड़ापन है कि आप उन लोगों की आवाज बने हुए हैं, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम दुआ करते हैं कि कोई भी इस मजीद सानहा पेश ना आए। तो लेकिन मुझे ये बताएं, जिस तरह से आपने पूरी रिपोर्टिंग की है, उन लोगों के सारे हालात हम तक पहुंचा रहे हैं, आवाम तक पहुंचा रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये आवाज़ जो है वो हुक्मरान बाला तक भी पहुंचे और वो भी इसके ऊपर कोई ना कोई नजर सानी ज़रूर करें। मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि जो मुआवजा, जो रकम उनको दी जा रही है, क्या वो वाकई इतनी है कि नए घर बनाने के लिए वो काफ़ी हो? नहीं, जो मुआवजा दिया जा रहा है वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। वो उस पर नया घर नहीं बन सकता। और ये खुद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा था कि उन्हें पता है कि इस मुआवजे से घर नहीं बनाए जा सकते, लेकिन वो उन्होंने मुआवजा डबल कर दिया है। और डबल मुआवजे का वो कह रहा है कि उन्हें ये पता है कि इससे घर क्या कि CDPC तक का घर भी नहीं बन सकता। लेकिन कम से कम इतना होता है कि उसकी वो तलाफी हो जाती है, लोगों को ज़रा तसल्ली हो जाती है कि हुकूमत कुछ ना कुछ मदद कर रही है। लेकिन ये तो उन लोगों की बात है कि जो आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपना बहुत रखिएगा। हमें उम्मीद है कि मुतल्लिका इदारे और हुकूमत ना सिर्फ मुतासरीन की दादरसी करेंगे
बल्कि मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से बचाव के लिए पायदार और संजीदा मनसूबाबंदी भी करेंगे। मैं और मेरी पूरी टीम मुतासरीन के लिए दुआगो हैं। नाज़रीन, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत के अफसरान और बाअसर शख्सियात की जानिब से करप्शन के जरिए लूटी हुई रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजने का इंकशाफ हुआ है। FIA ने महकमा एंटी करप्शन को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट कायम करने के लिए ख़त भी लिख दिया है और FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल की जानिब से चेयरमैन एंटी करप्शन को ख़त लिखा गया है। मज़ीद इस बारे में बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर ने। जाहिद, FIA ने सिंध में मनी लॉन्ड्रिंग की जिस सरगर्मी का इंकशाफ किया है उसमें कौन कौन से इदारे या शख्सियात शामिल हैं? थैंक यू सो मच। ये अहम मामला है और 2018 के बाद तकरीबन 7 साल के बाद देखने में यह आया है कि FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो सरगर्म हो गया है। अब इसके पीछे क्या मामलात हैं वो तो उनको ही पता होगा, मगर चूँकि सिंध के अंदर करप्शन के मामला जो हैं मुख्तलिफ अफसरान हैं या वो बासर शख्सियात हैं उनकी जानिब से जो करप्शन की जाती है और वो लूटी हुई रकम वो मुख्तलिफ ममालिक में भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो करप्ट अनासर हैं उनको सिर्फ जो जहाँ पे करप्शन या उनकी जो यहाँ के अवाम के टैक्सेस की जो रकम है उससे सरोकार है। उनको पता है कि जो मुस्तकबिल है उनका वो मुख्तलिफ ममालिक में है, इसलिए वो जो रकम है वो मुख्तलिफ ममालिक में भेजते हैं और वहाँ पर ये जो अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बनाते हैं। तो इस चीज़ को बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि रोका जाए और इस सिलसिले में ही FIA की जानिब से एक ख़त लिखा गया है। चेयरमैन एंटी करप्शन को एक ख़त लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि चूंकि महकमा एंटी करप्शन जो है वो सिंध के अंदर काम करता है और उसके जो एंटी करप्शन के कवानीन है उसके तहत वो काम करता है, मगर जो रकम जो मुल्ज़मान है बाहर भिजवाते हैं या जो बैरून मुल्क असासे बनाते हैं तो उनका डोमेन नहीं है। इसलिए उनको ये कहा गया है कि आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक सेल जो है रेफरल सेल यहाँ पर कायम करें, वो ऐसे मुकदमात जो हैं वो मुंतकिल किए जाएं FIA को ताकि वो उस मामले पर तहकीकात करे। ये भी खत में कहा गया है कि जो इब्तदाई जो जुरिस्डिक्शन होती है एंटी करप्शन की, जहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिसेज है या चेयरमैन या डायरेक्टर जनरल है महकमा एंटी करप्शन का, वहाँ पर ऐसे यूनिट्स हों कि जो ये समझें कि जहाँ पर मुल्ज़मान ने ये लूटी हुई रकम मुख्तलिफ ममालिक में भेजी है, कोई ऐसा उनके पास शवाहिद मिले तो वो केसेस जो है वो FIA की तरफ वो मुंतकिल कर दें। तो ऐसा जो इस और दूसरी बात यह है कि क्योंकि सिंध के अंदर महकमा एंटी करप्शन का अपना एक डोमेन है, उनके अफसरान की जो अपनी रूल्स के तहत ही तरबियत हुई है, तो उनको इस मामले में कोई इल्म नहीं है कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो कवानीन है उसके तहत किस तरह से कायम किया जाए, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत ये जो है इदारे FIA के जो है वो काम कर रहे हैं। तो उनका अब जो है जो ज़राए ने हमें बताया कि अब उन अफसरान की जो इस यूनिट में काम करेंगे उनकी ट्रेनिंग भी होगी बाज़ाब्ता तौर पर, उनकी तरबियत भी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले भी FIA से महकमा एंटी करप्शन के मौजूदा जो चेयरमैन हैं सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी तरबियत कराई थी और ट्रेनिंग कराई गई थी FIA से, ताकि उनको पता हो कि FIA किस तरह से जो है तहकीकात करता है ताकि वो ट्रेंड हो अफसरान। तो इसी ज़मीन में भी ये कहा गया है कि उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर एक MOU साइन भी होगा, क्योंकि तकरीबन 2021 में FIA की जानिब से सिंध पुलिस के साथ भी इसी तरह से मुख्तलिफ वक्तों में पंजाब पुलिस और दीगर सूबों की पुलिस के साथ भी इनका जो MOU साइन हो चुके हैं। इनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप है कि जो इस तरह के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो FIA को मुंतकिल किए जाए। तो इसी सिलसिले की कड़ी है कि ये जो शख्सियात इस मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं, क्या उनके नाम भी सामने लाए जाएंगे? देखिए, डेफिनेटली जो इस तहकीकात ज़मीन में वो समझेंगे कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आते हैं इस ज़िम्रे में, वो जो मुंतकिल करेंगे केसेस, तो ज़ाहिर नाम उनके सामने आ जाएंगे। अब क्योंकि देखिए 2018 को आपको याद होगा कि कुछ यहाँ पर केसेस यही है कि अब तक महकमा एंटी करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलात के ऊपर क्यों खामोश रहा है? क्या ये हम उसकी नाअहली समझें या फिर कोई मिली भगत थी?
देखिए, महकमा एंटी करप्शन के अपने कवानीन हैं और अपना डोमेन है, सूबाई मामला है। हर सूबे का जो भी एंटी करप्शन है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी एंटी करप्शन के महकमे के पास ये अख्तियार हो कि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला को एड्रेस कर सके। अच्छा। ये क्योंकि वफाकी मामला है, तो इसलिए जो वफाकी FIA के अंदर इस तरह से, जिस तरह से बैरून मुल्क जो लोग, जो मुल्जमान हैं, फरार हो जाते हैं, जिस तरह से पुलिस को मतलूब होते हैं और इदारों को मतलूब होते हैं, तो फिर वो FIA के से रब्ता करते हैं, वो इंटरपोल के जरिए फिर रब्ता किया जाता है दीगर ममालिक में, फिर उन मुल्जमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। अब तो ऐसा है कि एयरपोर्ट्स पर ही ये यूनिट्स और सेल कायम कर दिए गए हैं, ताकि जो उनके स्कैनिंग में जिस तरह से उनके शनाख्ती कार्ड नंबर या पासपोर्ट आ जाते हैं, तो मुल्जमान को या तो ऑन अराइवल या डिपार्चर के वक्त उनके तमाम जो है बायोडाटा आ जाता है, जिस पुलिस को भी रिक्वायर्ड होता है, जो मतलूब होता है, तो उसी एयरपोर्ट पर भी गिरफ्तार हो जाते हैं। आजकल तो ऐसा एक सिस्टम हो गया है। अच्छा, तो जाहिद, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर वो है, जो वो ये है कि वो पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो सारा इस्तेमाल किया गया, तो क्या वो पैसा सिर्फ करप्ट अफसरान का था या उसमें सियासी पुष्टपनाही भी शामिल थी? देखिए, मुख्तलिफ मामलात हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो सिंध के अंदर ये मामला सामने आया, जो हमें ज़राए ने बताया है कि सिंध के ऐसे कई अफसरान हैं या बासर शख्सियात जिन्होंने लूटी हुई रकम बैरून मुल्क मुंतकिल कराई है, बाहर उन्होंने असासे लिए हुए हैं। तो इसलिए जो FIA है वो तहकीकात कर रहा है और इतनी रिपोर्ट की रोशनी में ही ये इकदाम उठाया गया है कि आप महकमा एंटी करप्शन को भी ऑन बोर्ड ले लें और मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करें। 2018 में भी इसी तरह से, जिस तरह मैंने बताया कि हाई प्रोफाइल केसेस, आपको याद होगा कि मुकदमा दर्ज हुए थे, कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई थी। मगर बात यह है कि इदारों को सियासी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है माजी में। FIA को इख्तियार तो हासिल है, ये हमें पता है, लेकिन क्या अदलिया से इस बड़े ऑपरेशन के लिए पेशगी मंजूरी या ताउन हासिल किया गया है? देखिए, अदालतों के देखिए कवानीन जो मौजूद हैं वो पार्लियामेंट ने मंजूर की हैं, एक्ट मंजूर हैं, उसी के तहत ही मुल्क की अदालतें भी काम करती हैं। अगर FIA की जानिब से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कार्रवाई की जाती है तो कवानीन मौजूद हैं, इस पर लॉ वो काम करते हैं। इसलिए अदालतों के अंदर भी अगर ऐसा मामला आता है तो वो भी कानून के तहत होता है। ऐसे कई मुकदमात हैं जो दर्ज हो चुके हैं। दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि सिर्फ जो है यहाँ पर जो अफसरान हैं या सियासी शख्सियात हैं उनकी बात नहीं है, मुख्तलिफ कंपनीज और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो भी इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग और इन मामलात में मुलविस रहे। हाल ही में एक डायरेक्टर जनरल कस्टम्स पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट रिपोर्ट जारी हुई है हाल ही में 127 सफ़ात पर, और उसमें भी होशरबा इंकशाफात किए सामने आए हैं। उसमें जो गाड़ियों के इम्पोर्ट के मामलात हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, उनके जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है, और जिसमें बताया गया है कि गाड़ियों की मजमूई दरामदी कीमत सिर्फ 67 करोड़ रुपए जाहिर की, जबकि गाड़ियों की हकीकी मालियत 7 अरब 25 करोड़ रुपए से जायद हुई है। और यह भी कहा गया है कि हेरा फेरी के बाद 1 अरब 29 करोड़ रुपए की मालिक की ड्यूटी और टैक्सों की अदायगियां करके 18 अरब 78 करोड़ रुपए की मालियत के कस्टम ड्यूटी और टैक्सों की चोरी की गई। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के इस ज़िम्रे में आता है। अब कुछ अर्सा पहले भी जो IMF की जानिब से भी एक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें भी कहा गया है कि जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामला शामिल हैं, तो मुख्तलिफ इदारों की कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से उन पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। ये खुद उनकी इदारों की रिपोर्ट है। तो चले एक अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं। तो जाहिद, मुझे ये बताइए, क्या FIA और एंटी करप्शन के दरमियान MOU जो है वो साइन हो चुके हैं, या अभी सिर्फ महज ये तजवीज़ की सतह पर ही हमें दिखाई दे रहा है? देखें, खत उन्होंने लिखा है और बाज़ाब्ता तौर पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल के लेवल के PSP अफसर की जानिब से ये लिखा गया है, और उस पर ज़ाहिर चेयरमैन ऑफिस में वर्किंग की जा रही है और कोऑर्डिनेशन होगी, MOU साइन होगा बाज़ाब्ता तौर पर। उसके बाद ये भी साइन हो, ये भी तय होगा कि जो यूनिट्स के अंदर जितने अफसरान रखे जाएंगी वो उनकी तरबियत किस तरह से की जाएगी, क्योंकि ऐसे मामला जो होते हैं तो उनकी तहकीकात जो है वो दूसरे ज़मीन में आती है, जिसके हवाले से महकमा एंटी करप्शन के अफसरान को कोई खबर भी नहीं है। तो उनको ट्रेंड किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ये जो है
क्योंकि ये एक खत लिखा गया है, सिंध हुकूमत इस हवाले से मंजूरी हासिल की जाएगी चेयरमैन एंटी करप्शन की जानिब से। इस हवाले से जो ठीक है जाहिद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नाजरीन, देखा जाए मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो कोई आम माली जुर्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नासूर है जो करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ भी देता है और अवाम के खून पसीने से कमाए हुए वसाइल को बैरून मुल्क मुंतकिल कर देता है। अवाम अब सिर्फ बयानात नहीं, नताइज देखना चाहते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।